Good morning, student. Welcome to ABN online classes. Today will be discussed next chapter, financial statement second. Financial statement second. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड लेटेस्ट में हमने पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉर्मली कौन से अकाउंट या स्टेटमेंट क्रिएट होते हैं, तो हमने पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन था, फर्स्ट ट्रेडिंग, बी पॉइंट प्रॉफिट एंड लॉस, सी पॉइंट बैलेंस शीट। ये थ्री टाइप्स के जो स्टेटमेंट है वो हमने क्रिएट किए फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट हमारे चैप्टर फर्स्ट में, सेकंड ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग में किसको इंक्लूड किया, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज सेल्स एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सीधा सिंपल बोला जाए तो इसमें जो इंक्लूड होते हैं वो होते हैं आपकी रेवेन्यू, मेजर रेवेन्यू में सेल्स प्लस आपकी कॉस्ट, जो आप उस सेल को, जो प्रोडक्ट सेल किया उसके लिए आपको क्या कॉस्ट लगी, और सेल और कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है वही होता है ग्रॉस प्रॉफिट, और इसमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट को अगर एक फॉर्मूले में बोला जाए तो वो फॉर्मूला क्या होगा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। और इसमें सारी बात, अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, इसमें है लंबा बात, मैंने आई थिंक लिखाया भी था। क्या लिखाया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक दिन मैंने ऑपरेटिंग ये सब चीजें लिखाई थी, उस समय लिखाया था। बाकी हमें तो ट्रेडिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ये तो एडिशनल बता रहा हूँ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, माइंड में रखने के लिए। आपको तो ट्रेडिंग को कॉन्सेंट्रेट करना है। ट्रेडिंग कैसे, ओपनिंग स्टॉक किधर आएगा, डेबिट, परचेज किधर आएगा, डेबिट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट, सेल्स क्रेडिट, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट, और इसका जो डिफरेंस है वही ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ये मैन तो यही है हमारा, लेकिन जो अभी मैंने जो बताया ना वो एडिशनल इंफॉर्मेशन कि क्या ग्रॉस प्रॉफिट को और भी तरीके से निकाला जा सकता है, चीज तो यही है, बस उसको लिखने का तरीका छोटा हो गया। सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये कॉस्ट जो है तो आपकी जो सेल्स है वो तो है ही, और जो ये कॉस्ट बोला ना, एक नाम बोला कॉस्ट, इसमें ट्रेडिंग की सारी चीजें शामिल है। ओपनिंग स्टॉक शामिल हो गया, परचेज शामिल हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस शामिल हो गया, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देखो सब चीजों को शामिल करनी है, छोड़कर किसको, सेल को, छोड़कर किसको, और सेल में जैसे कॉस्ट को लेस किया ग्रॉस प्रॉफिट आएगी। यानी बोलने का तरीका बस शॉर्टकट, बाकी चीज वो का वो है जो आप ट्रेडिंग करते हैं। नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ा पी&एल। पी&एल में हमने क्या स्टडी किया है कि जो पी&एल है उस पे कौन से एक्सपेंसेस दिखाए जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप पी&एल में शो करोगे, और इनडायरेक्ट जो भी आपकी इनकम है वो पी&एल में जाती है। और फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, ट्रेडिंग का रिजल्ट आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, ट्रेडिंग का रिजल्ट। जो भी ट्रेडिंग का आपका रिजल्ट है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, वो ट्रांसफर होगा पी&एल में, और फिर पी&एल में सारी डिजिट्स लिखी जाएंगी, और डिजिट्स लिखने के बाद इसका रिजल्ट निकाला जाएगा। और इसका रिजल्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को रिप्रेजेंट। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और उसके बाद क्रिएट होता है बैलेंस शीट, जो एक अकाउंट नहीं है, एक शीट, एक स्टेटमेंट, और जो आपकी फर्म की लायबिलिटीज, एसेट और कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन, या जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग फॉर्मूला। अकाउंटिंग फॉर्मूला क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑलवेज इक्वल। बैलेंस शीट के दोनों साइड के टोटल ऑलवेज क्या आते हैं, इक्वल। हमने लगभग प्रीवियस चैप्टर में 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया, सब में बैलेंस शीट अपने आप ही क्या आएगी, इक्वल। आपको इक्वल नहीं करना,
इक्वल आएगी। जबकि ट्रेडिंग को बैलेंसिंग करना होगा, P&L का बैलेंसिंग करना होगा, जबकि बैलेंस शीट को बैलेंसिंग नहीं करना, वो तो बैलेंस है, इक्वल आएगा। बाय द वे अगर आपके कोई उसमें रह गया, एरर रह चुका है, तब सस्पेंस है। उसमें क्या है कि वो डिजिट्स हो सकता है उसने कम ज्यादा लिख दिया हो, आप अपना जो ट्रायल बैलेंस का प्लस है ना, उस दोनों साइड के प्लस करके देखना, अगर ट्रायल बैलेंस के दोनों प्लस इक्वल है तो अपने से कोई प्रॉब्लम, अगर ट्रायल बैलेंस के दोनों टोटल इक्वल नहीं है तो सस्पेंस डाला तो सही। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आपको जो ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड है उससे आपने ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनाए, अगर ट्रायल बैलेंस के प्लस इक्वल हैं, आप उन प्लस को कर लेना डेबिट क्रेडिट को, अगर वो इक्वल है तो बैलेंस शीट इक्वल आएगी डेफिनेटली, और अगर वो इक्वल नहीं है तो डेफिनेटली इक्वल आ ही नहीं सकती, क्योंकि कहीं प्रॉब्लम है तो क्या आएगा, सस्पेंस है इस कंडीशन। तो उनको देख लेना, अगर वो इक्वल नहीं है तब तो आप करेक्ट है, और इक्वल अगर आ जाता है तो फिर एक बार देख लेना, नहीं तो फिर से चेक करवा लेना, कल तो वैसे ही स्टार्ट हो जाएंगे क्लास। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा अब है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड में क्या पढ़ने वाले हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड में इसका ये समझ लो कुछ एडिशनल इसमें प्लस करने का, कुछ एडिशनल इसमें क्या करने वाले हैं, वो क्या प्लस करने वाले हैं, ट्रेडिंग बनना है, P&L करना है, बैलेंस शीट भी क्रिएट करना है, तीनों चीजें यहां भी क्रिएट विथ, इसको बोल दो प्लस विथ एडजस्टमेंट, यानी आपको इस चैप्टर में ओनली एडजस्टमेंट पे स्टडी करना, ये चीजें तो आपको आती है पहले से, इन्हीं में किसको डालना है, एडजस्टमेंट को इंक्लूड करना है, और जैसे इंक्लूड कर दोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड कंप्लीट। अभी एडजस्टमेंट एक नाम है, बाकी इतने सिंपल नहीं, तो हम इन एडजस्टमेंट को आज ऑलरेडी थोड़ा सा कंसल्ट कर लेते हैं, आज नोट्स नहीं करवाएंगे। बाय द वे कल अगर क्लास ऑन हो गई तो ऑन में कराएंगे तो सभी रहेंगे, तो सबके पास हो जाएगी, क्लास में कोई आता है इतने नहीं है पढ़ने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो कोई एक दिन सीखा, लेकिन आप प्लस जरूर रहोगे। क्यों प्लस रहोगे? आपको सबके मीन्स पहले से पता है, वो राइट डाउन करेंगे, आप राइट डाउन भी करोगे, प्लस आपको उसके मीन्स पता है कि क्या होना वाला है। देखो अब इनमें एडजस्टमेंट जो हमारे हैं जनरली, उनको मैं ऑरली आपको बोलता जाता हूँ और एक्सप्लेन करता जाता हूँ, फिर कल दो लाइनें डालनी है बस। देखो पहला एडजस्टमेंट आज तो आराम से स्टडी करो। फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखो ये एडजस्टमेंट है क्या। एडजस्टमेंट का मतलब है जो ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड नहीं हो पाए, जो ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड लेकिन वो इनसे रिलेटेड है, तो इनमें उनको एडजस्ट करना है। और जो ट्रायल बैलेंस में आते हैं वो कितने साइड में जाते हैं, वन साइड में जाते हैं, कहीं भी जाओ, चाहे वो ट्रेडिंग में जाओ, चाहे वो बैलेंस शीट में जाओ, चाहे वो P&L में जाओ, एक साइड। लेकिन जो एडजस्टमेंट में आते हैं वो कितने साइड जाते हैं, मिनिमम टू साइड, वो टू साइड इफेक्ट करेंगे। जैसे आपने बहुत बार 15 क्वेश्चंस में पढ़ा है क्लोजिंग स्टॉक को टू साइड है, किस साइड जाता है, ट्रेडिंग और बैलेंस। अब बोलो इसके अलावा जो भी एडजस्टमेंट हो गई वो भी कितने साइड इफेक्ट मारेंगे, टू साइड मारेंगे। तो पहला इसमें एडजस्टमेंट लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में तो हमें पता है कैसे एडजस्टमेंट करना, खत्म। नेक्स्ट है जो टॉपिक है वो ये है हमारा, इनको कर दो क्लियर, क्योंकि एडजस्टमेंट को क्लियर कर रहा हूँ माइंड में, तो फिर एडजस्टमेंट को लिखा हुआ आराम से समझ में, वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी अगर अच्छे से इसको स्टडी करोगे। एक्सपेंसेस, अब एक्सपेंसेस मींस आपके जो खर्चे जो कहाँ आते हैं, डायरेक्ट भी हो सकते हैं और कौन से हो सकते हैं, इनडायरेक्ट, ट्रेडिंग में भी आ सकते हैं और इनडायरेक्ट। अब तक जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग बता दो, अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें इतना ही हमने स्टडी किया है कि एक्सपेंसेस को सिर्फ इतना पकड़ना है कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट है ट्रेडिंग में ले जाओ, इनडायरेक्ट है तो P&L में। और उसका रीजन, उसका मतलब ये है कि आपका जितना खर्चा है आपने उतना पे कर दिया। जैसे वेजेज है 2000, वेजेज है 2000 और आपने कितना पेमेंट किया है 2000, खत्म। सैलरी है
सैलरी है 10,000, आपने कितना पेमेंट किया है 10,000, चला गया। वेजेस को ट्रेडिंग में ले गए, सैलरी को P&L में ले गए। अब ये बताओ इसमें कुछ चीजें हो सकती है क्या? जब आप पेमेंट कर रहे हो तो दो नई चीजें आ सकती है क्या? या तो आप पेमेंट कम करो या पेमेंट ज्यादा करो, दो ये भी तो शामिल हो सकते हैं। जैसे 2,000 का पेमेंट करना है, 2,000 करते हो जब तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं, पैसा सीधा ट्रेडिंग में ले जाओ। 5,000 की सैलरी, 10,000 की सैलरी है, कुछ भी एडिशनल और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, कहाँ ले जाओ P&L में ले जाओ। लेकिन एक्सपेंसेस को लेके दो टॉपिक दिया, एक्सपेंसेस आपका क्या हो सकता है? हो सकता है आप पे ना करो, पे ना करो। नहीं पे करना का मतलब है आउटस्टैंडिंग हो गया। क्या हो गया? ऐसा एक्सपेंसेस जो करंट ईयर से रिलेटेड है परंतु उसका पेमेंट नहीं हुआ, उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट में OOS, आउटस्टैंडिंग। इसको शॉर्ट में हमेशा अकाउंट की लैंग्वेज में O/S, O/S लिखोगे ना तो वो क्या पढ़ा जाएगा? आउटस्टैंडिंग पढ़ा। जैसे P&L अकाउंट A/C अकाउंट ही पढ़ा जाता है, जबकि ACCOUNT होता है, लेकिन वो सैंपल को देख के माइंड में चलता है अकाउंट। वैसे ये क्या पढ़ा जाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक तो आउटस्टैंडिंग आप ना चुकाओ, और कई बार होता है आप किसी को सैलरी 10,000 देते हो, वो कहता है कोरोना काल है साहब, मजबूरी, थोड़ा सा पैसा ज्यादा चाहिए, और आपने उसको पे किया है, ज्यादा पैसा दे दिया, तो वो क्या कहलाएगा? एडवांस। तो उस एडवांस जो पे किया है उसका नाम क्या है? प्रीपेड। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, ज्यादा पैसा देना। तो अगर आपकी सैलरी 10,000 है और 10,000 ही पे की है तो क्या है? कुछ भी नहीं है, आपको पे करना है। बाय द वे 8,000 की है तो आउटस्टैंडिंग है कितना? 1,000। अगर आपने 15,000 पे की है तो आपका क्या है? 5,000 का प्रीपेड। 5,000 का क्या है? प्रीपेड। हमारा माइंड में क्या रहना चाहिए कि 10,000 होती है, कम दिया तो आउटस्टैंडिंग, ज्यादा दिया तो प्रीपेड, ये चीजें याद रखना। अब मुझे एक चीज इसमें से बताओ, अब आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, तो दो जगह जानी है। अब दो जगह कहाँ जानी है? एक तो जाएगी सैलरी के साथ। किसके साथ जाएगी? सैलरी के साथ। सैलरी कहाँ आता है? P&L। तो आप जैसे P&L बनाओगे किस साइड लिखते हो? सैलरी दिया, सपोज आप 8,000 है, कितना 1,000 है अंदर लिखना, बोलो कितना होना चाहिए? करंट ईयर से रिलेटेड कितना होना चाहिए? 10। मैंने कितना पे किया? तो इसमें ऐड हो जाएगी, ऐड आउटस्टैंडिंग कितना, और बाहर कितना जाएगा? 10,000। अब बताओ ये 10,000 लिखने की रिक्वायरमेंट क्यों है? इसलिए कि अगर आपको इस साल का एकदम फेयर ट्रू P&L चाहिए, प्रॉफिट या लॉस चाहिए, तो आपको इस साल के सारे खर्चे लिख देने चाहिए। अगर एकदम फेयर चाहिए तो लिखना पड़ेगा, अगर लिखोगे नहीं तो क्या फेयर प्रॉफिट एंड लॉस होगा? बिल्कुल नहीं होगा। किसी साल हम लॉस में होंगे ना तो सारी सैलरी एक बार लोगों की रोक देंगे, एक बार रुको यार सैलरी बाद में दे देंगे, पहले P&L बना दोगे और आप दिखा दोगे प्रॉफिट और अगले साल दे दोगे बाद में सैलरी, तो उससे तो छुपा रहे हो ना। बात है पे करो चाहे मत करो, इंक्लूड करो, ताकि फेयर प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन हो सके, इसीलिए एडजस्टमेंट करते हैं। और एडजस्टमेंट का मतलब है अगर कोई चीज प्लस होनी तो प्लस हो जाएगी, माइनस होनी तो ये प्लस, क्योंकि करंट ईयर से कितना रिलेटेड था? 10,000, जबकि आपने कितना पे किया, फिर भी मैंने कितना शो किया? 10,000, ताकि एकदम ट्रू प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन हो जाए। कैसे किया? 8,000 पे किया, 2,000 का आउटस्टैंडिंग था, सिर्फ 10,000 पे एक जगह चला गया। रिलेटेड एक्सपेंसेस में क्या होगा? ऐड। तो क्या बोलोगे? आउटस्टैंडिंग क्या होता है? आउटस्टैंडिंग जिससे रिलेटेड है, चाहे वो वेजेस से है तो ट्रेडिंग में चला जाएगा, सैलरी से है तो P&L में चला जाएगा। यहाँ सारे एक्सपेंसेस की बात हो रही है। दो नाम अलग अलग क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक ट्रेडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो वो चाहे ट्रेडिंग का एक्सपेंसेस हो चाहे P&L का एक्सपेंसेस हो, अगर आउटस्टैंडिंग है तो उसमें जाके क्या हो जाएगा? ऐड। उसमें जाके क्या हो जाएगा? पहला। बताओ दूसरा, इसका आउटस्टैंडिंग है, आपकी लायबिलिटीज बनती है एसेट्स, क्या बनेगी? लायबिलिटीज। आपने पे नहीं किया, आपने क्या नहीं किया? पे नहीं किया, पे करना था तो क्या बन गई? तो लायबिलिटीज में अलग से दिखाओगे। इक्वेशन में हम पढ़ते थे उसको कैपिटल में प्लस कर दो, अब कैपिटल में प्लस
नहीं करना, अलग से दिखा दो। जैसे आप पूरी बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट में एक तरफ लायबिलिटी साइड होता है, क्या होता है, तो लायबिलिटी साइड क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने 1000। तो आपको जैसे ही बैलेंस शीट देखोगे तो पता रहेगा कि 2000 देने हैं, और एक्चुअल में 2 तो देने, 8 तो दे ही चुके, तो 2000 आउटस्टैंडिंग कितने जगह रिप्रेजेंट हुआ, आउटस्टैंडिंग कितनी जगह रिप्रेजेंट हुआ, कहां कहां, रिलेटेड एक्सपेंसेस में प्लस और नेक्स्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी। अब बोलो प्रीपेड होता है 10,000 है, जबकि मैंने तो 18,000 चुना थी, तो बोलो ऐड होना है लेस होना है, लेस किस नाम से, प्रीपेड, कितने 1000, क्योंकि बाहर तो रिजल्ट 10 ही जाएगा, बाहर तो रिजल्ट कितना जाएगा, क्योंकि करंट ईयर से रिलेटेड इतना है, तो बाहर तो 10 ही जाएगा, कम है तो प्लस, ज्यादा है तो माइनस, और उतना ही है तो कोई दिक्कत नहीं। आ रहा समझ में बात, प्रीपेड में क्या किया, लेस 8,000 जल्दी 10,000 भाग निकाल दिया, इसका मतलब प्रीपेड रिलेटेड एक्सपेंसेस में क्या होता है, लेस, रिलेटेड एक्सपेंसेस में क्या होता है, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, आउटस्टैंडिंग ऐड क्यों होता है, क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेटेड, वो किस ईयर से रिलेटेड है, प्रीपेड लेस क्यों होता है, क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेटेड लेस। और पीएनएल कौन सी ईयर का बन रहा है, करंट ईयर, पीएनएल कौन सी ईयर का बन रहा है, हुआ माइंड में क्लियर, पीएनएल कौन सी ईयर का बन रहा है, करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग ऐड क्यों हुआ, क्योंकि वो किससे रिलेटेड है, करंट ईयर से, प्रीपेड ऐड क्यों नहीं हुआ, लेस क्यों हुआ, क्योंकि करंट ईयर से रिलेटेड, तो जो रिलेटेड है वो ऐड और जो रिलेटेड नहीं है वो लेस, अगर इंक्लूड है, क्योंकि रिजल्ट बाहर क्या जाएगा, एक्चुअल रेट जाएगी, एक्चुअल क्यों जाएगी, अगर एक्चुअल नहीं लिखोगे तो एकदम सही सटीक आपका क्या नहीं मिलेगा, आंसर नहीं मिलेगा। आंसर का मतलब है आपकी जो परफॉर्मेंस, जो सटीक परफॉर्मेंस आप चाहते हो वो परफॉर्मेंस कभी नहीं मिलेगी। लोग आपको क्या कर रहे हैं, अकाउंटेंट आपको क्या बना रहा है, पागल बना रहा है, आपको एक्चुअल पोजीशन पता ही नहीं चल रहा है, समझ रहे हो ऐसे। और दूसरा बोलो प्रीपेड अगर बैलेंस शीट में जाएगा तो कहाँ जाएगा, एसेट्स में जाएगा। क्यों एसेट्स है, आपने किसी को एडवांस दिया है तो अब वो काम करके देगा, अब वो काम करके देगा। जैसे आपने कहीं किराए पे रहते हैं, अगर हमने किराया नहीं दिया तो हमारी लाइब्रेरीज बनती है, और अगर हमने एडवांस दिया तो एसेट्स बनती है। क्या वो मांगने आ सकता है क्या, ऐसे प्रीपेड का मतलब एडवांस ही तो है, तो आपकी क्या बनेगी, एसेट्स। तो 3 चीजें तैयार हो गई, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। देखो इसके अंदर 3 नाम है स्टार्टिंग के, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिसको अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कैसे चलेगा मूव, समझ में आया, आउटस्टैंडिंग का मूवमेंट कैसे चलेगा, समझ में आया, और किसका, प्रीपेड का मूवमेंट कैसे चलेगा, समझ में आया। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, ओरली पूछो, कोई भी डाउट है तो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग को लेके। बोलो कोई डाउट है तो, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्लोजिंग स्टॉक ऐड और लायबिलिटीज में शो, प्रीपेड लेस एसेट्स में शो। ऐड लेस क्यों किया, क्योंकि जो अमाउंट है उसको क्या बनाना है, हमें करंट ईयर की अमाउंट बनाना है। उस अमाउंट को कैसे बनाना है, करंट ईयर की अमाउंट बनाना है। वो जो यहां तक में कोई डाउट है तो किसी की, हाँ मोदी जी डाउट आ रहा है समझ में, फर्स्ट वाला चैप्टर एक बार क्लियर नहीं है क्या आपके, नहीं फर्स्ट वाला नहीं है तो वो कहाँ प्रॉब्लम करेगा, ट्रेडिंग पीएनएल में प्रॉब्लम करेगा। अक्सर ये आपको इनके नाम आपको तो होने चाहिए क्लियर कि क्यों एंड लेस है। भाई आप सैलरी क्यों आई वो एक अलग मैटर, अच्छा आपको वो नहीं पता सैलरी यहाँ क्यों आ रही, कोई नहीं, उसके आप फॉर्मेट पढ़ना, जैसे इसके प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे तो ये मानो फर्स्ट चैप्टर साथ साथ में कंप्लीट हो जाए, आप फॉर्मेट करके उसके थोड़ा सा नोट्स पढ़ लेना ना, हो जाए। हाँ भाई, और किसी को कोई डाउट है इसको लेके, नेक्स्ट करें। एक्सपेंसेस के बाद में एक नया नाम आता है, और ये जो स्टार्टिंग के 5 टॉपिक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट में आने वाली। 3 तो हो चुके, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड।
नेक्स्ट एक नाम होता है इनकम। अब इसके साथ इनकम की बात नहीं, इनकम अगर है तो कहां चली जाएगी, पीएनएल के सीआर में चली जाएगी। जितने भी इनकम रेंट रिसीव्ड पीएनएल के सीआर में, कमीशन रिसीव्ड पीएनएल के सीआर। अब इनकम में भी दो चीजें हो सकती है। क्या हो सकता है, जैसे आपको किसी से किराया मिलता है, रेंट मिलता है 20,000, तो क्या हो सकता है, कम मिल सकता है, ज्यादा मिल सकता है। तो कम मिलेगा तो उसे बोला जाता है एक्यूज, या आउटस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं। लेकिन एक्यूड नॉर्मली क्यों यूज किया जाता है, आउटस्टैंडिंग बोलते हैं तो एक्सपेंसेस और इनकम आपस में मिक्स ही होने लग जाती है। भाई आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया होता है, आउटस्टैंडिंग इनकम यानी इनकम बकाया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी एक्सपेंसेस बकाया। फिर भी एक्सपेंसेस के लिए तो यूज करते हैं किसका, आउटस्टैंडिंग, जबकि इनकम के लिए वो सिमिलर शब्द आउटस्टैंडिंग के सिमिलर क्या है, एक्यूड, एक्यूड इनकम का यूज हो सकता है। और एडवांस हो गया तो उसके लिए किसका यूज होगा, एडवांस ये क्या सकती है, एडवांस इनकम बोली जा सकती है। क्या बोली जा सकती है, अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम का मतलब है, अर्न का मतलब कमाना और अन का मतलब जो कमाई नहीं है, ऐसी इनकम जो कमाई नहीं लेकिन मिल गई उसे तो बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। जैसे 20,000 है, आपको 18,000 ही मिला तो 2,000 क्या है, एक्टिव इनकम। क्या होगी बोलो, प्लस, क्योंकि बाहर रिजल्ट कितना जाएगा, 20 जाएगा, 18 में 2 प्लस होगी, बाहर रिजल्ट कितना जाएगा 20। बाय द वे मैं कहूं मुझको तो रेंट मिलेगा 25,000, तो ये 5,000 क्या है, लेस, क्योंकि क्या है एडवांस। जिसे क्या बोल सकते हैं, अनअर्न्ड, आपने कमाया नहीं है, एडवांस मिल गया, 20 कमाया था 25 मिल रहा है, तो 5,000 क्या हो गया, अनअर्न्ड क्या होगी, लेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी एक बार तो लेस, तो ये तो क्या हो जाएगी प्लस, ये क्या हो जाएगी माइनस। ये तो आपने को प्लस माइनस का पता चला जहां इनकम आ गई कि जो एक्रूड इनकम है वो क्या होती है प्लस, क्योंकि किससे ईयर से रिलेटेड है, करंट ईयर से रिलेटेड, किससे ईयर से रिलेटेड है, करंट ईयर से। और जो अनअर्न्ड इनकम है वो क्या है माइनस, क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेटेड, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड, अगले साल की मिली आपको, ये तो प्लस माइनस। अब इसमें एसेट्स कौन सा बना और लायबिलिटीज कौन सा बना, उसकी चर्चा करते हैं। तो बोलो एसेट्स कौन सा बनेगा, दोनों आराम से सोच के बताना, एसेट्स कौन सा बनेगा, एक्टिव इनकम क्या बनेगी, एसेट्स। क्यों बनेगी, आपको मिलना नहीं मिला फ्यूचर में मिल जाएगा, अभी क्या बन गई एसेट्स। आप 2,000 एसेट्स में लिख दो कि मैं ले लूंगा इनसे भी, 20,000 था, 18,000 दिया तो 2,000 आपकी एसेट्स है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो क्या होती है लायबिलिटी, जबकि आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होती है एसेट्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो आपको फ्यूचर में पे करना है तो लायबिलिटीज, और आउटस्टैंडिंग इनकम फ्यूचर में लेनी है तो क्या एसेट्स। जबकि अनअर्न्ड या एडवांस इनकम आपकी क्या बनेगी लायबिलिटीज। क्यों, एडवांस अगर एक्सपेंसेस करते हो जब तो आपकी एसेट्स अगला काम करके देगा, और एडवांस अगर लेते हो तो आपकी लायबिलिटीज बनती है काम करके देना, काम करके देना। ऐसे बैलेंस शीट में अपोजिट चलते हैं, बैलेंस शीट में एक दूसरे कैसे चलेंगे, अपोजिट चलेंगे, एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस में तो सेम चलेंगे, ये भी प्लस होता था और वो भी प्लस होता था, ये भी माइनस होता था वो भी माइनस होता था। लेकिन बैलेंस शीट को अगर देखा जाए तो कैसे चलेंगे, अपोजिट चलेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होती है लायबिलिटीज, और प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स। आउटस्टैंडिंग या एक्रूड इनकम क्या होती है एसेट्स, जबकि अनअर्न्ड या एडवांस इनकम क्या होती है। ये कितने टॉपिक क्लियर हुए, 5 टॉपिक क्लियर हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। नेक्स्ट है हमारा डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्या है हमारा डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या है, ये एकदम सिंपल सा है।
नीचे बोल देगा कि मशीन पे 10% डेप्रिसिएशन लगाओ, प्लांट पे 15% लगाओ, या कोई भी डेप्रिसिएशन लगता है किस फिक्स एसेट्स पे। अब उतना बड़ा चैप्टर नहीं पढ़ना हमने, अब तो इतनी सी बात पढ़नी है बस डेप्रिसिएशन को। अगला, किसी भी फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन की रेट देगा। अब ये डेप्रिसिएशन आता है किस पीरियड में, आपने पीरियड के फॉर्मेट देखे होंगे, तो पीरियड के फॉर्मेट में डीआर में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, या ऐसे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन निकाल लो। बिजनेस के लिए वो क्या होता है, एक प्रकार से एक्सपेंसेस होता है, लॉस होता है, क्योंकि उसके एसेट्स की कीमत क्या हो रही है, तो बिजनेस के लिए लॉस है। तो पीरियड में किधर आएगा, डी आर। सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस किधर आते हैं, तो डेप्रिसिएशन डी आर। मशीन है, बिल्डिंग है, जो भी है, उसकी अमाउंट कहाँ रहेगी, ट्रायल बैलेंस में दी हुई होगी। आपको ट्रायल बैलेंस देता ना, उसमें लिखी हुई ना मशीन की कीमत और सारी, उस पर आप अपना डेप्रिसिएशन काट देना और कहाँ लिख देना, पी एंड एल, एक जगह। दूसरी जगह कहाँ जाएगी, जब आप उस एसेट्स को लिखोगे कहाँ, बैलेंस शीट, तो उसमें से लेस कर देना क्या, डेप्रिसिएशन। जैसे आपका फर्नीचर इस तरीके से आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, इसमें फर्नीचर लिख रखा है 2 लाख, तो अपने को एसेट्स है तो कंफर्म है। लेकिन नीचे बोला इंफॉर्मेशन में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो 2 लाख पे 10% कितना होता है, 20,000। कितना होता है, तो 20,000 आपको कहाँ शो करना है, पीएनएल के डीआर में, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 20,000। और जब बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट में जब आप फर्नीचर को मेंशन करोगे तो आपको कैसे लिखना है, फर्नीचर 2 लाख अंदर ही, लेस डेप्रिसिएशन कितना 1020, और बाहर कितना जाएगा 180। डेप्रिसिएशन का काम है ये। डेप्रिसिएशन आप किसी पे भी लगाए, आपको इतना सही करना है, पीएनएल में शो करना है और एसेट्स में से लेस करना, और खत्म डेप्रिसिएशन। 6 टॉपिक कंप्लीट। मैन हैड यही 6, और इतने कुछ नहीं है इसके अंदर। हाईएस्ट पीपीटी का एक अकाउंट है, तो लगभग कल हमारे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। एक्सप्लेन मैंने कर ही दिया है डेप्रिसिएशन तक। नेक्स्ट 5 टॉपिक्स और बचते हैं, उन 5 टॉपिक्स को और बस एक्सप्लेन करना है, और कल तो लिखाना भी है, तो कल लिखाएंगे। अगर ऑफलाइन ऑनलाइन जैसी भी क्लास रहती है, थोड़ा थोड़ा दो लाइनें लिखा देंगे, बाकी एक्सप्लेन कर देंगे। माइंड में एकदम चलना चाहिए, माइंड में कैसे चलना चाहिए, ऐसे सोचना चाहिए। जैसे क्लोजिंग स्टॉक 2 साइड जाएगा, क्या करेंगे, ट्रेडिंग के सीआर में, बैलेंस शीट के एसेट्स में, आउटस्टैंडिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस में ऐड, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, प्रीपेड एक्सपेंसेस रिलेटेड एक्सपेंसेस में से लेस, एसेट्स बनेगी। एक्रूड इनकम रिलेटेड इनकम में ऐड, एसेट्स बनेगी। अनअर्न्ड इनकम रिलेटेड इनकम में लेस, क्या बनेगी, लायबिलिटीज बनेगी। डेप्रिसिएशन पीएनएल के डीआर में और रिलेटेड एसेट्स में से क्या हो जाएगी, लेस। ये 6 टॉपिक ऐसे फिंगर टाइप्स पे होना चाहिए। अगर है तो एकदम क्लियर है, इतना कुछ भी नहीं है, सटा सेट बनेगा, क्योंकि आपका ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बहुत अच्छा है। हमने 15 क्वेश्चन किए थे, किसी ने इतने डाउट नहीं पूछे, इसका मतलब वो तैयार है। वो तैयार है तो नई चीज डल जाएगी, और अगर वो तैयार नहीं है तो ये तो बिल्कुल ही तैयार नहीं कि नई चीज कैसे डालोगे जब पुरानी नहीं थी। तो फिर कह रहे हैं आज फिर थोड़ा सा लर्न कर लेना, फॉर्मेट वॉर्मेट देख लेना, डाउट्स हो तो पहले वो पूछ लेना मुझसे कि ये क्यों है। फॉर्मेट सिंपल है, सोबर है, कंसल्ट जितना करोगे, जितने क्वेश्चन निकालोगे उतने रवा होते जाओ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट करेंगे। हाँ लाओ,